स्वागत है आप सभी का दोस्तों बैक बेंचर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है हर्षवर्धन और आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 2 की हिस्ट्री के कुछ मेन क्वेश्चंस। हिस्ट्री सी 300 से 1200, जो कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मेन क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो कि पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिए गए थे। तो उसका एक क्वेश्चन जो कि निम्नलिखित है, इलाहाबाद प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की चर्चा करें। प्रशस्ति जो होते हैं वो शिलालेख होते हैं, जो मतलब जो इलाहाबाद की जो शिलालेख थे उसके आधार पर जो समुद्रगुप्त राजा थे उनकी जो उपलब्धियां थी उसके बारे में चर्चा करनी है। तो इसका उत्तर बनता है, गुप्त परिवार के उद्भव से संबंधित प्राप्त साक्ष्य अपर्याप्त हैं। मतलब जो गुप्त परिवार का जब शुरुआत हुई, इसका उद्भव हुआ, उससे जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो अपर्याप्त हैं। उनसे उनके बारे में, उद्भव के बारे में उसके पूरा पता नहीं चल पाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका उद्भव अज्ञात स्रोतों से हुआ हो। यह परिवार संभवतः मगध में एक छोटी सी जागीर पर शासन करता था, लेकिन हाल के स्रोतों के अनुसार इनका आधार गंगा का पश्चिमी मैदान था। नाम से वे वैश्य जाति के प्रतीत होते हैं, परंतु कुछ इतिहासकार उन्हें ब्राह्मण कुल का मानते हैं। मतलब नाम से ऐसा लगता है कि वो जो लोग हैं, गुप्त लोग, वो वैश्य जाति के लगते हैं, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये जो है ये ब्राह्मण है। गुप्त राजवंश के बाद के राजा की प्रशस्ति से ऐसा संकेत मिलता है कि मानो कुषाणों के पतन के बाद अनेक छोटे छोटे राज्य थे और गुप्तों का भी एक ऐसा ही एक राज्य रहा होगा। इतिहासकारों ने गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा है। मतलब इतिहासकारों ने जो गुप्तों का शासन काल था उस काल को स्वर्ण युग कहा है। अर्थात गुप्त काल में जीवन का प्रत्येक पक्ष उत्कर्ष के शिखर पर था। इसका अर्थ है जीवन का प्रत्येक पक्ष, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक अथवा आर्थिक, इन सभी रूपों से वह अपने शीर्ष स्थान पर, जो कि टॉप पर था। जीवन का प्रत्येक पक्ष बहुत ही साधारण, सुलझा हुआ और व्यवस्थित था। इस काल में संस्कृति एवं साहित्य की उच्च कोटि की रचनाएं हुई हैं, जिसके कारण इस काल को ब्राह्मणीय पुनर्जागरण के रूप में भी देखा जाता है। मतलब जो कि यह गुप्त का काल है, इस काल को जो कि है ब्राह्मणीय पुनर्जागरण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था, संस्कृति और साहित्य की उच्च कोटि की रचना हुई थी। समुद्रगुप्त भी इसी गुप्त परिवार के एक शासक था। समुद्रगुप्त का दावा था कि उसके पिता ने 335 ईस्वी में उसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया। मतलब उनके पिताजी जो थे समुद्रगुप्त के, उन्होंने 335 ईस्वी में उनको उत्तराधिकारी बना दिया था राज्य का। एक अशोक स्तंभ जो कि इलाहाबाद में है, इसकी प्रशस्ति समुद्रगुप्त के लंबे शासनकाल की जानकारी प्रदान करता है। मतलब जो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है, ये प्रशस्ति है, ये एक शिलालेख है जो कि समुद्रगुप्त राजा के एक लंबे समय शासनकाल की जानकारी हमें देता है। यदि इस प्रशस्ति गान का शाब्दिक अर्थ में लिया जाए तो शासनकाल में अपने उपमहादेश के विभिन्न भागों में समुद्रगुप्त के विजय अभियान में पराजित राजाओं और शासन क्षेत्रों की लंबी सूची प्रस्तुत करता है। समुद्रगुप्त ने अन्य राज्यों को अपने क्षेत्र में मिलाने पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मतलब उनके जो समुद्रगुप्त के शासनकाल में उन्होंने किस चीज़ पर जोर दिया, उन्होंने अन्य जो राज्य थे उनको अपने क्षेत्र में मिलाने पर जोर दिया, और इनको जो थी राजगद्दी दे दी गई थी इनके पिता के द्वारा 335 ईस्वी में। इस काल में उत्तर भारत, मुख्य रूप से दिल्ली और गंगा के पश्चिमी मैदान के आसपास के 4 राजाओं पर विजय पाई। मतलब इन्होंने उत्तर भारत में जो है विजय पाली थी। दिल्ली और गंगा के आसपास के जो पश्चिमी मैदान था उससे 4 राजाओं से विजय प्राप्त कर ली थी समुद्रगुप्त ने। दक्षिण और पूर्व के राजाओं को बंदी बनाया गया और मुक्त कर दिया गया, और इसके लिए उन्हें समुद्रगुप्त के प्रति आभार स्वीकार करना पड़ा। मतलब दक्षिण
और पूर्व के राजाओं को बंदी बनाया गया। समुद्रगुप्त जी ने बनाया गया और उन्हें छोड़ दिया गया, मतलब मुक्त कर दिया गया, और इसके लिए समुद्रगुप्त के प्रति आभार स्वीकार करना पड़ा, मतलब इज्जत करनी पड़ी, मतलब कि ये अच्छे राजा हैं। इन स्थानों से प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त ने अपना अभियान पूर्वी तट पर कांचीपुरम तक चलाया। इन्होंने जो अभियान था कि अपने राज्यों को अपने क्षेत्र में मिलाने का, तो इन्होंने ये काम, अपना जो अभियान था, ये पूर्वी तट कांचीपुरम तक चलाया, उत्तर भारत से लेके। उत्तर भारत में आर्यावर्त में 9 राजाओं को बलपूर्वक उखाड़ फेंका गया, मतलब उत्तर भारत में इन्होंने 9 राजाओं को उठा फेंका, मतलब उनसे लड़ाई वगैरह करी, उन पर विजय प्राप्त करी। आर्यावर्त में 9 राजाओं को बलपूर्वक उखाड़ फेंका गया। मध्य भारत और जंगली के क्षेत्रों के राजाओं को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। अब आते हैं 6ठी शताब्दी के एक शिलालेख के अनुसार मध्य भारत के जंगली क्षेत्रों के राज्यों को एक स्थानीय शासक द्वारा उत्तराधिकार में पाया गया। पूर्वी भारत के राजा और पंजाब, नेपाल के राज्य कर चुकाते थे, मतलब पूर्वी भारत के जो राजा थे और पंजाब नेपाल के राज्य के जो राजा वगैरह थे वो कर देते थे, मतलब समुद्रगुप्त को। इसके अतिरिक्त दूर के अनेक शासक देवपुत्र, शाहनुशाही, शक और सिंघल के राजा भी कर चुकाते थे, मतलब इनको कर देते थे समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अनेक राजाओं को बलपूर्वक अपने में मिलाया और कई राज्यों को उसकी स्वाधीनता स्वीकारने के लिए विवश किया। मतलब समुद्रगुप्त ने कई राजाओं को बलपूर्वक हटाया और उनको अपने राज्य में मिला लिया, और कई जो राज्य थे उनको स्वाधीन, मतलब खुद पर छोड़ दिया गया कि तुम खुद स्वीकार करो कि तुम्हें मुझ में मिलना है या युद्ध करना है। इसका एक दुष्परिणाम बाद के गुप्तों के लिए हुआ। जब हुण कुछ शासक आए थे, हुणों ने उत्तर पश्चिमी भारत पर हमला किया। इसके अतिरिक्त सरदारियों का अंत उस गणसंघीय शासन व्यवस्था के लिए मौत की घंटी साबित हुआ। समुद्रगुप्त को अपने विजय अभियान को उद्घोषित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने के पक्ष में अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक कारण थे।